हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, स्पाइनल एनेस्थीसिया। और बहुत बच्चों की डिमांड थी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया पे एक क्लास हो, तो हम इसको दो सेक्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट ये स्पाइनल एनेस्थीसिया का क्लास पढ़ेंगे, इसके बाद हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का क्लास जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। और आप हमें ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। हम लोग मिलके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसका नाम पहले स्पाइनल क्यों पड़ा? ठीक है, स्पाइनल इसलिए पड़ा कि इसका जो संबंध है वो किससे है? स्पाइनल कॉर्ड से है। और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेटेड जो नर्व्स है ना, जो भी सेंसरी और मोटर नर्वस सप्लाई है उनसे है। इसलिए इसका नाम हम क्या पड़ा? स्पाइनल एनेस्थीसिया पड़ा। और इसे एक और एस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि जो भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का ड्रग हम इंसर्ट करते हैं, जो पेशेंट में हम इंजेक्ट करते हैं जो ड्रग, वो ड्रग जो है हमारा सब एरिकनोइड स्पेस में जाता है, तो इसे सब एरिकनोइड ब्लॉक भी बोला जाता है। सब एरिकनोइड ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जनरल इंट्रो का पार्ट है वो अभी स्पाइनल एनेस्थीसिया का चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। दोस्तों जो हमारा ऑपरेशन थिएटर का जितना भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको जरूर मैंडेटरी होगा। अगर वो चैप्टर जो है वो हमारे किसी भी ड्रग या किसी भी प्रोसीजर से रिलेटेड है, तो अगर वो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना से रिलेटेड है तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो चैप्टर जो है वो ड्रग है ना या किसी खास प्रोसीजर से रिलेटेड है, जैसे मान लो कि हम थायराइडेक्टोमी की बात कर रहे हैं, हम अपेंडेक्टोमी की बात कर रहे हैं, हम जो है कोलेसिस्टेक्टोमी की बात कर रहे हैं, तो इधर हमें मेजरली जो हमें एस्पेक्ट देखने को मिलेगा वो पार्टिकुलर अप्लाइड और एनाटॉमी देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी प्रोसीजर में दोस्तों आपको पता होगा कि प्रोसीजर हम कर कहाँ रहे हैं? पेशेंट पे कर रहे हैं। तो पेशेंट्स का जो बॉडी बना हुआ है वो उसके भिन्न भिन्न जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे थोरैसिक सिस्टम है या फिर एब्डोमिनल सिस्टम है, उन सिस्टम से इंक्लूड होकर बना है। और उन सिस्टम्स का कोई ना कोई रिलेटिव एनाटॉमी है। और अगर एनाटॉमी है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर का रेलेवेंट फंक्शन भी होगा। तो इसलिए अप्लाइड एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम एनेस्थीसिया का एस्पेक्ट देखते हैं, मतलब मैंने ड्रग से बोला, तो ड्रग का एस्पेक्ट देखते हैं, तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें पर्टिकुलर जो ऑर्गन होगा जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए कि हमारा लीवर या हमारा किडनी है ना, ये मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में हेल्प करता है। तो उनका अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें जानने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लीवर का कौन सा हिस्सा जो है वो टेक पार्ट ले रहा है ना। हिपेटोसाइट्स का क्या रोल है, क्या होगा अगर लीवर फेलियर होगा तो ड्रग किस तरह बिहेव करेगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसलिए अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो रोल है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एनेस्थीसिया और ओटी से रेलेवेंट बच्चों के लिए। सॉरी, तो यहाँ हम अप्लाइड एनाटॉमी, तो चूंकि मैंने बोला कि ये हम स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं, तो हमें स्पाइनल
कॉर्ड का एनाटॉमी जानना होगा, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, किन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से इंक्लूडेड होकर बना है ना, इनमें ऐसे क्या ये क्या एस्पेक्ट होते हैं, इनके क्या पार्ट्स होते हैं, इनके क्या वेरिएशंस होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम। तो दोस्तों जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में ही वर्टिब्रल कैनाल होता है। क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम में ही वर्टिब्रल कैनाल होता है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा वर्टिब्रल बॉडी हो गया, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल बॉडी हो गया, और ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। ये कैनाल मतलब एक हॉलो स्पेस है। क्या है दोस्तों? हॉलो स्पेस है, और इसी हॉलो स्पेस में क्या होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। इसी हॉलो स्पेस में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये टोटल क्या है? इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रल बॉडी, और ये हो गए इनके स्पाइक्स, स्पाइक्स या जो डिस्क का इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो जो जनरल बात होगी इसके पीछे की वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो 33 वर्टिब्री से मिलके बना होता है, और ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है वो एक वर्टिब्री का डायग्राम है। किसका है? एक वर्टिब्री का डायग्राम है, और इसी तरह टोटल 33 वर्टिब्री होता है। कितना होता है? 33 वर्टिब्री, और 33 वर्टिब्री में ऐसे कैनाल पास होते हुए जाते हैं, तो एक तरीके से ये कैनाल जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो 33 वर्टिब्रा बना, ये 33 वर्टिब्रा केवल एक वर्टिब्रल बॉडी से नहीं बना, इसमें 7 जो थे, 7 जो था वो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा था, 12 जो था वो थोरैसिक वर्टिब्रा था, 5 जो था वो लंबर वर्टिब्रा था, और 5 जो था वो फ्यूज था, फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रा, और 4 जो था ये भी फ्यूज्ड कॉकिक्स वर्टिब्रा जो था ये था। तो यानी टोटल इसका एडिशन आप करोगे 7, 12, 19, 19 एंड 10, क्योंकि ये फ्यूज स्टेट में है, ठीक है। 19 और 10 कितना हो गया दोस्तों? 29, और ये फ्यूज स्टेट में है, तो टोटल 33 वर्टिब्रा आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही वर्टिब्रल कॉलम हैज 4 कर्व्स। अच्छा, देखा होगा आपने किसी का वर्टिब्रल कॉलम सीधा होता है? नहीं, ये सीधा दिखता है हमें, है ना। दूर से अगर किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, तो वो सीधा दिखता है, लेकिन ये सीधा होता नहीं है। तो थोरैसिक एंड सैक्रल स्पाइन जो होता है हमारा, कौन सा? थोरैसिक और सैक्रल स्पाइन जो होता है, यहाँ मैंने बात की है थोरैसिक के 12 बोन और सैक्रम के 5 बोन फ्यूज स्टेट में। तो थोरैसिक से सैक्रल स्पाइन जो होता है वो कन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। किधर? तो पोस्टेरियरली, है ना, पीछे की तरफ क्या होता है? कन्वेक्स होता है, इसको बोलेंगे कन्वेक्स, है ना। कन्वेक्स मतलब बाहर की तरह निकला हुआ, है ना। और कनकेव क्या हो गया? अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है। तो कन्वेक्स होता है, और सर्वाइकल से लेके लंबर स्पाइन जो होता है, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन वो कैसा होता है? कन्वेक्स एंटेरियरली, यानी उल्टा उसका, ठीक है। ये आगे की तरफ कन्वेक्स है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्डोटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? लार्डोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कैनाल इज बाउंडेड एंटेरियरली बाय वर्टिब्रल बॉडीज। मैंने बताया आपको, वर्टिब्रल बॉडीज बना के दिखाया, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, laterally by pedicles, posteriorly by lamina, ligamentum flavum, and roots of vertebral spines. In vertebral canal lies the spinal cord with meninges. तो दोस्तों हम स्पाइनल कॉर्ड
के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लिया। मेनिंजेस के बारे में जानकारी हम आपको आगे देंगे। मेनिंजेस बेसिकली होता क्या है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर कवरिंग होता है ना, या प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी इसे बोल सकते हो, प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना। तो इसको हम डैप के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? डैप। शॉर्टकट इसका हम लिखने हैं डैप। डैप मतलब डी स्टैंड फॉर ड्यूरा, ए फॉर एरिकनोइड, यहाँ लिखा भी हुआ है, और पी स्टैंड्स फॉर पेया मैटर। ठीक है, तो इसका नाम पेया मैटर, इसका एरिकनोइड और इसका ड्यूरा। अगर आप ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन को देख रहे हो, तो ब्रेन से जस्ट लगा हुआ होगा एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली सी आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं पिया मैटर। इसके ऊपर एक कवरिंग आपको देखने को मिलेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, ये है एरिकनोइड मैटर, और सबसे ऊपर आपका ड्यूरा मैटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे हम डायग्राम दिखा के ये आपको समझाएंगे। यहाँ तो एक रफली डायग्राम बना के आपको जस्ट समझा दिया कि क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स इनकाउंटर वाइल गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब आपने देखा होगा दोस्तों, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग आगे उसी चीज को देखने के लिए बैठे हैं। तो अगर हम किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम स्पाइनल स्पेस में देंगे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो स्पेसेज हैं वहां पे हम देंगे। तो वहां देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नीडल लेना होगा, और नीडल को हमें जो है वो पेशेंट के बॉडी में लगाना होगा, इंजेक्ट करना होगा, नीडल के थ्रू इंजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो नीडल जो है वो किन किन स्पेसेस से होते हुए हमारे स्पाइनल यानी स्पाइनल के सब एरिकनोइड स्पेसेस में जाएगा। तो सबसे पहले बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, स्किन, है ना, स्किन को पेनिट्रेट करेगा यानी स्किन को क्या करेगा, स्किन को के लेयर को पास करेगा। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस टिश्यूज को वो क्रॉस करेगा, या सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट को वो क्रॉस करेगा। ये क्या करता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, तो कनेक्टिंग द टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस के टिप को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सुप्रा स्पाइनस के बाद इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट को वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, ज्वाइंस द स्पाइनस प्रोसेस टुगेदर, है ना, एक दूसरे स्पाइनस प्रोसेस को क्या करता है, एक दूसरे के साथ वो ज्वाइन करता है। नेक्स्ट वो क्या करेगा, लिगामेंटम फ्लेवम, इससे भी एम्स में अभी क्वेश्चन आया था, एमसीआरई 4 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना छोटी छोटी चीजें होती हैं। देखो बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये चीजें हमें नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं है कि हमें यूपीएससी करना है, हाँ, लेकिन जो भी चीजें जाननी है हमें उन्हें अच्छे से जानना है ना। क्वालिटी स्किल और क्वालिटी नॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छे तौर पे रिक्वायर्ड होता है किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक रात पहले, दो रात पहले किसी भी यूट्यूब लेक्चर को या किसी भी बुक को उठाया और आपने देखना शुरू किया। मेजरली क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे मान लो कि मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूँ, तो थोड़ा ही बहुत अगर मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा, तो ये है कि वो उस तरीके से मेरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। इस तरीके से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सकता है अगर आप अच्छे तौर से मेहनत करो। सबसे पहले आप क्या करो, बुक पढ़ो, बुक से रिलेवेंट जो भी चीजें हों, जो भी आपके डाउट्स हो उन्हें लिखो। उन डाउट्स को आप तो या तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, या फिर आपको जिस माध्यम से अच्छा लगता है उस माध्यम से जाके उस डाउट्स को जो है वो क्लियर करो। फिर जो भी चीजें आपने क्लियर की उन चीजों को आप लिखो। हफ्ते में आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपने पूरे हफ्ते क्या किया। उसी हिसाब से पूरे हफ्ते करके आप क्या करो, महीने में एक सेल्फ एनालिसिस करो।
दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल बात रख रहा हूँ कि हमने अभी तक जितना कुछ पढ़ा था, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनसे रिलेवेंट एमसीक्यू थे। मैंने वो वीडियो क्यों डाले? मैं दूसरा लेक्चर का वीडियो डाल सकता था आपके लिए। मैंने वो वीडियो इसलिए डाला कि आप पूरे हफ्ते या पूरे इससे पहले जो भी पूरे महीने का जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, उसमें क्या-क्या हमने पढ़ा उसका एक रिकॉल हो जाए। जैसे मान लो कि आप वो क्वेश्चंस देख रहे होगे और आपको आंसर याद नहीं आ रहा होगा या फिर उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं याद आ रहा होगा, तो आपको इजीली अपने वीकनेस को मेमोराइज करने में और उसको ठीक करने के लिए आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। और उसको कैसे करना है उसका एक फ्रेमवर्क जो है वो आपको तैयार करना होगा, तभी जाके आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। एक होता है कि अच्छा स्कोर करना, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया आपने तो अच्छा स्कोर किया, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है कि नहीं, मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे लिगामेंटम फ्लेबम। मैंने बताया कि एमसीआरई में अभी जो है वो इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्या करता है, रनिंग करता है कहाँ से, तो लैमिना टू लैमिना, ठीक है, एक लैमिना से दूसरे लैमिना तक ये रन करता है। और किससे बना होता है ये, तो येलो इलास्टिक फाइबर से बना होता है, येलो इलास्टिक फाइबर से बना होता है। और इसीलिए इसको हम येलो लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। और फ्लेवा जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, इसलिए इसका नाम पड़ा दोस्तों क्या, लिगामेंटम फ्लेवम। एक बार इसको जस्ट किताबी भाषा में नहीं अपने भाषा में हम लोग रिकॉल करते हैं कि लिगामेंटम फ्लेबम का नाम लिगामेंटम फ्लेबम क्यों पड़ा। तो जो फ्लेबम होता है, फ्लेबम जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, ठीक है। और लिगामेंटम का मतलब लिगामेंट, यानी येलो लिगामेंट, है ना, यानी ये येलो इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। और इसका काम क्या होता है, तो एक लेमिना को दूसरे लेमिना से क्या करना, जोड़ना, है ना। नेक्स्ट है आपका ड्यूरा और एरिकनोइड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमने 7 स्ट्रक्चर्स पढ़े, जितने भी हमने 7 स्ट्रक्चर्स पढ़े, उन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे दिखा रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्किन। तो ये देखो भैया, शरीर का बाहरी हिस्सा स्किन आपको दिख रहा है, ठीक है। स्किन के बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस फैट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सबक्यूटेनियस फैट आपको देखने को मिल रहा है या टिश्यू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। क्या पढ़ा, ये है आपका सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। नेक्स्ट इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट, तो ये है आपका इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिगामेंटम फ्लेबम, तो ये है दोस्तों लिगामेंटम फ्लेबम, दिख रहा होगा आपको। मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं यूज किया, हालांकि इसको दिखाने के लिए हम येलो कलर, है ना, क्योंकि येलो इलास्टिक फाइबर से ये बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरा, है ना, उसके बाद एरिकनोइड, और उसके बाद पियामेटर, और इसी के बीच मतलब पियामेटर और एरिकनोइड के बीच आपका क्या है, सब एरिकनोइड स्पेस है। क्या है दोस्तों, क्या है, सब एरिकनोइड स्पेस। और उस स्पेस में आप क्या करते हो, उस स्पेस में आप क्या करते हो दोस्तों, तो उसी स्पेस में देखो यहाँ पे दिखा रखा है स्पाइनल स्पेस, सब एरिकनोइड स्पेस कहाँ है, तो पियामेटर, पियामेटर और एरिकनोइड मेटर के बीच, इसी स्पेस में आप क्या करते हो दोस्तों, अपना स्पाइनल का जो ड्रग होता है वो इंजेक्ट करते हो। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को डाउट्स होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो क्या हम स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं उनमें हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, बिल्कुल नहीं। उनमें हम डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट नहीं करते हैं, उनके बाहर नर्व के जो रूट्स होते हैं उनके बाहर हम ड्रग को ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा सा देखना होगा कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हम यूज करते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि ये आपका नर्व फाइबर हो गया, है ना, ठीक है।
तो बाहर हमने क्या किया, ड्रग को छोड़ दिया। बाहर हमने क्या किया, मैंने दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाहर ये जो है हमने क्या किया, लोकल एनेस्थेटिक को ले जाके छोड़ दिया। अब ये लोकल एनेस्थेटिक जो है वो अनडिसोसिएटेड या इसको अनआयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड स्टेट में रहता है, और ये पेनिट्रेट करके हमारे नर्व के अंदर चला जाएगा वाया सोडियम चैनल। किसके माध्यम से, सोडियम चैनल के माध्यम से। ठीक है, और अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और हमारा नर्व जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये सिंपल वर्ड में समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कोई भी क्वेरी जो है कर सकते हो। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस लैंडमार्क्स क्या है। तो कह रहा है कि द टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, द टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस आर सच दैट इपिड्यूरल और स्पाइनल नीडल, इपिड्यूरल की भी बात यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इपिड्यूरल और स्पाइनल जो हमारा स्पेस होता है लगभग जस्ट आसपास ही होता है ना, और सेम ही रूट को हमें प्रीफर करना होता है। तो शुड बी इंसर्टेड ऑब्लिकली। कैसा, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा, है ना। मान लो ये नीडल है तो ऐसे तिरछा हमने ये ले लिया, ये तिरछा नीचे की तरफ मैंने दिखा रखा है, आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, या इसको सिफेलिड बोलते हैं, और थोरैसिक रीजन में अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो थोरैसिक रीजन में हमें स्ट्रेट लगाना होगा। स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट इन लंबर रीजन और ऑब्लिक इन थोरैसिक रीजन। तो थोरैसिक रीजन में जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो ऑब्लिकली क्यों लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इधर क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस के टिप हैं, ये जो आप स्पाइनस प्रोसेस देख रहे हो, है ना। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस जो हमने दिखाया इसका टिप है। अब कह रहा है कि सरफेस लैंडमार्क विच इंपॉर्टेंट वाइल गिविंग स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आर C7। C7 मतलब स्पाइनस प्रोसेस जो है ना, 7th नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी प्रोमिनेंट एंड इजिली पल्पेबल। बहुत अच्छे से आप यहाँ पे छू के अनुभव कर सकते हो, इजिली पल्पेबल होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो स्पाइनल प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि अगर थोरैसिक 7 की बात करें तो T7 लाई अपोजिट टू इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला बोन जो है आपका, है ना, ये किसका बोन है, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर का, है ना। स्कैपुला जो है उसके अपोजिट जो होता है T7 का इंफीरियर एंगल होता है। करा द लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलेक क्रिस्ट इंटरक्रिस्टल लाइन ऑल्सो कॉल्ड एज टफर लाइन। टफर्स लाइन क्या होता है दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे। आप जिन्होंने, मैंने बोला कि जिन्होंने भी स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हुए देखा होगा उन्हें ये टफर्स लाइन बिल्कुल याद आ जाने वाला है, बिल्कुल रिकॉल हो जाने वाला है, और आज के बाद वो भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है correspond to L4 L5 interspace or L4 spine. It is very important to identify these intervertebral spaces while choosing the space for giving spinal or epidural anesthesia. तो हम लोग बात कर रहे हैं टफर्स लाइन। तो दोस्तों ऐसा कुछ आप देखते हो पेशेंट को, आप बोलते हो कि भैया आप क्या करो, हेड डाउन कर लो, क्या कर लो, हेड अपना डाउन कर लो, और बीच में एक पिलो दे देते हो, है ना। तो ये जो उसका, ये जो इसके प्रोसेस होते हैं ये निकल के बाहर आ जाते हैं, और इधर आप क्या करते हो, हैंड रख के और इधर थंब से आप पल्पेट करते हो इंटरवर्टिब्रल स्पेस को। ठीक है, ऐसे इलाइक क्रिस्ट पे आपने फिंगर रखा और बीच से आप पल्पेट करते हो
कि हमारा जो है इंटरवर्टिब्रल स्पेस किधर है, और उधर आप क्या करते हो, अपने नीडल को इंसर्ट करते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मेनिंजेज। मैंने आपको कहा था कि मेनिंजेज मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मेनिंजेज क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वेलप्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाई पिया मेटर, एरिकनोइड मेटर और ड्यूरा मेटर। ये मेनिंजेज के कवर हैं, है ना। ड्यूरा मेटर एक्सटेंड अप टू S2 इन एडल्ट्स और S3 इन चिल्ड्रेन, while पिया मेटर एज फाइलम टर्मिनली एक्सटेंडेड अप टू कॉकेक्स। अब ये आपके कवर्स हो गए। ये आपके ड्यूरा मेटर हो गया, ये एरिकनोइड मेटर हो गया, ये और पिया मेटर हो गया ये, और इसके बीच आपका सब एरिकनोइड स्पेस, है ना, सब एरिकनोइड स्पेस। तो आई होप मेनिंजेज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब मेनिंजेज हमने पढ़ लिया और सब एरिकनोइड स्पेस पढ़ लिया, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही तो इंडिकेशन है कि हम जो हमारी निडिल जो कहाँ इंसर्ट हो गई है, सब एरिकनोइड स्पेस में। तो क्या निकलने लगता है, तो क्लियर वाटरी फ्लूइड निकलने लगता है, जिसको आप सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हो, है ना। क्या बोलते हो दोस्तों? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो कह रहा है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन पेया एंड एरिकनोइड मैटर, जिसको हम सब एरिकनोइड स्पेस बोलते हैं। और कह रहा है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया गिवन इन सब एरिकनोइड स्पेस, इसीलिए इसको सब एरिकनोइड ब्लॉक या इंट्राथीकल इंट्राथीकल ब्लॉक भी बोला जाता है। या इंट्राथीकल का मतलब क्या होता है? इनसाइड द मेनिंजेज। थीकल, इंट्राथीकल मतलब इनसाइड द मेनिंजेज। तो आप स्पाइनल एनेस्थीसिया का बहुत सारा नाम जान गए, सबएरिकनोइड ब्लॉक या इंट्राथीकल ब्लॉक या स्पाइनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट है CSF इज सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्स। अब CSF आता कहाँ से है? ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि ठीक है, आपके शरीर में किसी भी हिस्से को अगर काटा जाए तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। अब ये काट के आप प्रयोग ना करना, ठीक है। किसी भी हिस्से को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से आपके सब एरिकनोइड स्पेस में जो है CSF कहाँ से आया? तो कोरोइड प्लेक्सस नाम का एक एपिथेलियल लाइनिंग है, वो जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में होता है। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? तो अपने पास दो लैटरल वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? दो लैटरल वेंट्रिकल या सेकंड वेंट्रिकल इसको बोलते हैं। एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और हाइपोथेटिकली एक फिफ्थ वेंट्रिकल भी होता है। जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत डीपली पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि एक फिफ्थ वेंट्रिकल भी होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं मिलता, तो हाइपोथेटिकली माना गया है कि एक फिफ्थ वेंट्रिकल भी होता है। मेजरली जो है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल और जो हमारा सेकंड वेंट्रिकल, जिनको लैटरल वेंट्रिकल भी कहा जाता है, उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैंने एक इंसान बनाने का प्रयास किया है, इसके ब्रेन में ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपका सेकंड या लैटरल वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाएगा। और इन्हीं वेंट्रिकल्स के वाल पे क्या होता है? एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जिनको कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। और इनमें ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एरिकनोइड भिलाई भी बोलते हैं। ये एरिकनोइड भिलाई क्या करेगा? जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CSF होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिक्रीट कहाँ से हुआ दोस्तों CSF? तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सस है, जो कहाँ मौजूद है? थर्ड, फोर्थ और लैटरल वेंट्रिकल्स में। लैटरल को हमने सेकंड वेंट्रिकल भी बोला। और एब्जॉर्ब किससे होता है? तो एब्जॉर्ब इनटू वीनस साइनसेस वाया एरिकनोइड विलाई। और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ भेज दिया जाता है? तो ड्यूरल वीनस साइनसेस, ड्यूरल वेनस साइनसेस। ठीक है दोस्तों। लगभग
500 ml इज सिक्रेटेड इन 24 आवर। अगर 24 घंटे की बात करें, मान लो कि मैं अभी टाइम हो रहा है 11:44 और कल 11:44 की बात की जाए तो इसके बीच हमारे ब्रेन में जो है वो 500 ml यानी हाफ लीटर जो है सी एस एफ सेक्रेट हुआ है। और कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सी एस एफ एट वन टाइम, मतलब एक समय में बात करें सिक्रीशंस का तो लगभग 140 ml जो है वो सिक्रीट होता है। हाफ ऑफ विच इज प्रेजेंट इन क्रेनियम, यानी ये क्रेनियल कैविटी, एंड हाफ इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हाफ कहाँ ये रहता है, हाफ क्रेनियम। क्रेनियम में कहाँ रहेगा, तो क्रेनियम में रहेगा आपके लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में। और हाफ स्पाइनल कॉर्ड कैनाल में रहेगा, स्पाइनल कैनाल के सब एरिकनॉइड स्पेस में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है 1.0003 टू 1.009, एवरेज 1.004, और इसका पीएच जो होता है तो ब्लड से आप याद रखोगे 7.35। सीएसएफ का प्रेशर अब कितना होता है, तो कह रहा है इट इज सेम इन क्रेनियम एंड स्पाइनल कैनाल इन लाइंग पोजीशन। ठीक है, कितना होता है 100 टू 150 mm H2O, mm H2O यानी मिलीमीटर ऑफ वाटर। एंड अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O देखा जाए तो 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O होगा। किस समय, लैंग पोजीशन, मतलब जब आप लेटे हुए हो, जब पेशेंट अपना लेटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जब पेशेंट लैंग पोजीशन में है तब कितना होगा इसका प्रेशर जो होगा वो हमारे क्रेनियम में और हमारे स्पाइनल कैनाल में सेम होगा। कितना होगा 100 टू 150 mm H2O और 10 टू 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O। लेकिन सिटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो CSF का प्रेशर जो होता है एट लंबर लेवल में इंक्रीजेज, कितना हो जाएगा ये बढ़ के, तो MM H2O में हमने देखा था 150 तक जा रहा था, लेकिन यहाँ 240 तक चला जाएगा, 180 टू 240 mm H2O। और अगर सेंटीमीटर H2O की बात करें तो ये हो जाएगा 18 से 24 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो ये कन्वर्जन भी आपको इजीली याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम किन केसेस में देंगे, है ना, कहाँ हम देंगे, क्यों देंगे, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज इंडिकेटेड, है ना, फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, है ना। तो जनरली हम ये कहते हैं कि भाई बिलो अम्बलाइकस जो होता है ना, अम्बलाइकस जो नेवल होता है, अम्बलाइकस होता है, उसके नीचे की कोई सर्जरी हो तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, स्पेशली व्हेन प्रोफाउंड मसल रिलैक्सेशन, एंड एनाल्जेसिया आर रिक्वायर्ड, जहां मसल रिलैक्सेशन और एनाल्जेसिया जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आप याद करो दोस्तों, जब हम जनरल एनेस्थीसिया देख रहे थे, जनरल एनेस्थीसिया में हमने ट्रायड बनाया था। ट्रायड में क्या दिखाया था आपको, एमनेसिया, एमनेसिया, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन। तो हमें क्या चाहिए, एनाल्जेसिया चाहिए, मतलब लॉस ऑफ पेन चाहिए, और मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी चाहिए, हमने एमनेसिया नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे लोकल एनेस्थेटिक या रीजनल एनेस्थीसिया को चूज कर लेंगे इंस्टीड ऑफ जीए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लोअर लिम्ब सर्जरीज की अगर हम बात करें तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, जैसे हिप, फीमर, नी, एंकल, फुट, या फ्रैक्चर फिक्सेशन हो, या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, जैसे आपने सुना होगा TKR है ना, टोटल नी रिप्लेसमेंट, THR है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, है ना, या बोन नेलिंग, है ना। तो इन सारे केसेस को करने के लिए जो है हम ज्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया चूज करते हैं।
लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए पेशेंट में, और कोई रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, आप घबराइए मत। नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज, जैसे हर्निया रिपेयर हो, इंग्वाइनल या फिमोरल हर्निया, अपेंडेक्टमी के सिलेक्टेड केसेस हो, या लोअर एब्डोमिनल वाल सर्जरी हो, तो हम क्या करेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया चूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर, जैसे सिजेरियन सेक्शन हो, तो इसके लिए तो भैया है ना LS CS के लिए है ना प्रिफर्ड चॉइस मानते हैं हम लोग, है ना, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा हो या इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी हो, तो हम क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। नेक्स्ट अपना यूरोलॉजिकल सर्जरी जो, जैसे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट हो या ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर हो, इन सब केसेस के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया चूज करते हैं। मैंने आपको बोला था कि उसके लिए याद क्या रखना है कि कोई भी लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी ना हो और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। ब्लैडर और यूरेथ्रल सर्जरी के लिए भी हम क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी की बात करें तो हिस्टेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, और डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज DNC के केसेस हो, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज और अदर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज जो होते हैं, उनके बाद हमें डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज जो होता है वो हमें करने की जरूरत पड़ती है। और ट्यूबेक्टोमी हो, ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो कट एंड टाई द फैलोपियन ट्यूब, और ये हम क्यों करते हैं, तो ये फीमेल स्टरलाइजेशन टेक्निक है। यहाँ स्टेरिलाइजेशन मतलब शुद्धिकरण, नसबंदी जो आपने सुना होगा, ठीक है दोस्तों, तो आप चौंकना मत स्टेरिलाइजेशन टर्म सुन के। और मेल के लिए वेसेक्टोमी करते हैं ना, वेसेक्टोमी याद रखना। नेक्स्ट है पेरिनियल और एनोरेक्टल सर्जरी, जो पेरिनियल और एनोरेक्टल सर्जरी, तो एनस या रेक्टम से रिलेटेड सर्जरी हो तो एनोरेक्टल सर्जरी। और पेरिनियल क्या है दोस्तों, तो जो आपका यूरोजेनाइटल यूरोजेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं, और जो आपका एनस है, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स और एनस के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम पेरीएनल एरिया। जैसे हेमरॉइडेक्टमी करना हो या फिस्टुला इन एनस में कोई फिस्टुला हो या पेरिनियल रिपेयर हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम चूज करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट विथ हाई रिस्क फॉर जनरल एनेस्थीसिया। अगर मान लो कि किन्हीं कारणों से हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते पेशेंट में, हो सकता है किसी ड्रग से एलर्जी हो या कोई पोस्ट GA कॉम्प्लिकेशन हो, तो अगर हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, या रेस्पिरेटरी डिजीज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है। या एल्डरली पेशेंट हो, एयरवे मैनिपुलेशन जो है वो रिस्की हो, तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। क्या है दोस्तों, मैंने आपको बतला रहा था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो एब्सोल्यूट होगा और रिलेटिव होगा, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। किसमें, तो पेशेंट रिफ्यूजल हो, पेशेंट मना कर रहा है कि नहीं नहीं भैया हमें अब एक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें पता नहीं चलना चाहिए कि हम मुट्ठी में है ना, तो पेशेंट रिफ्यूजल हो। इन्फेक्शन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जहाँ पर भी आप स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर रहे हो पेशेंट में, और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो किसी भी तरह का, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, तो आप अवॉइड करोगे, ठीक है। तो सीवियर हाइपोवॉल्यूमिया या शॉक हो, क्योंकि हाइपोटेंशन आप जानते हो, हाइपोटेंशन इसका पोटेंट कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो ड्यू टू मास लीशन, कोएगुलोपैथी या ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो तब भी हम अवॉइड करेंगे। एंटी कोएगुलेंट थेरेपी ले रहा हो, है ना, विथ डिरेंज्ड कोएगुलेशन प्रोफाइल, और एलर्जी टू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हो तब भी हम अवॉइड करेंगे।
रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है दोस्तों? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया शुड बी यूज विथ काउजन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, जैसे हाइपोटेंशन हो, सीवियर आयोटिक और मिट्रल स्टेनोसिस हो, सेप्सिस हो, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हो जैसे स्क्लेरोसिस, काइफोसिस हो, प्रीवियस स्पाइनल सर्जरी हो, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हो और अनकोऑपरेटिव और एंजियस पेशेंट हो, पेशेंट को एंजाइटी बहुत है ना, तब भी। अब स्पाइनल नीडल, तो दो तरह के स्पाइनल नीडल हमें देखने को मिलते हैं, ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। ठीक है, तो जो ड्यूरा मेटर होता है वो ड्यूरल फाइबर से बना होता है। ठीक है, ये ड्यूरल फाइबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये ड्यूरल फाइबर्स हैं। तो जो हम नीडल यूज करते हैं, या तो वो इन फाइबर्स को क्या करेगा, इन फाइबर्स को कट कर देगा, है ना, क्या कर देगा, इन फाइबर्स को कट कर देगा यहाँ से, या फिर ये दो फाइबर्स हैं इनके बीच से वो निकल जाएगा, इनके बीच से निकल जाएगा। तो फिर इनके बीच से गया, यानी दो फाइबर सेपरेट हुए, और फिर जैसे ही वो आया फाइबर आपस में क्या हो गए, चिपक गए, यानी जो सीएसएफ का लीकेज होगा वो कम होगा। लेकिन जो कटिंग होगा, ड्यूरा कटिंग नीडल होगा, उसमें सीएसएफ लीकेज ज़्यादा होगा। तो सीएसएफ लीकेज ज़्यादा होगा तो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, या पोस्ट ऑपरेटिव, है ना, स्पाइनल हेडक भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, स्पाइनल हेडक या इसको बोलते हैं पीडीपीएच, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडक जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग के बारे में मैंने आपको बतला दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ड्यूरा कटिंग नीडल्स की बात करें तो याद रखना, क्विंकी, बैबकॉक, ग्रेनी, पिटकिन नीडल आर द एग्जांपल ऑफ ड्यूरा कटिंग नीडल। ठीक है, और ये ड्यूरल फाइबर्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। ड्यूरा सेपरेटिंग नीडल्स की बात की जाए तो पेंसिल टिप होता है, पेंसिल टिप पॉइंट इसका होता है, और इसका नाम क्या है, विटेकर स्पॉटी। एज दिस नीडल ओनली सेपरेट ड्यूरल फाइबर्स, तो डैमेज ड्यूरल फाइबर ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं, तो पोस्ट स्पाइनल जो हेडक है वो बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके नीडल रह गए। ये क्विंकी टाइप, देखो क्विंकी टाइप, तो ये क्या करेगा, ड्यूरामेटर को कट कर देगा। क्या कर देगा, ड्यूरामेटर के फाइबर्स को कट कर देगा, है ना, क्योंकि ये ड्यूरा कटिंग नीडल है। ठीक है, और साथ ही ये थोड़ा सस्ता होता है, चीप होता है ना, सस्ता होता है, तो इजीली लोग इसे ही प्रिफर करते हैं, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। और ये रहा आपका पेंसिल टिप, यानी ये फाइबर्स को सेपरेट करते हुए जाएगा और फिर सेपरेट करते हुए बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि डिफरेंस जो कलर कोडिंग होते हैं, है ना, कितने गॉस का नीडल जो होता है, तो 16 गॉस का जो होता है हमारा वाइट कलर का नीडल होता है, 18 गॉज का पिंक, 19 का क्रीम कलर का होता है, 20 का येलो कलर का होता है, 21 का डीप ग्रीन होता है, 22 का ब्लैक कलर का होता है, 23 का डीप ब्लू होता है, 25 का ऑरेंज होता है, 26 का ब्राउन होता है, और 27 का ग्रे होता है। तो मोस्टली हम लोग एडल्ट्स में जो है 21 टू 27 गॉस नीडल्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ ब्लॉक। तो कौन कौन से फैक्टर है, तो डोज और वॉल्यूम ऑफ ड्रग, कितना डोज दे रहे हो, कितना एमएल दे रहे हो, है ना, कितना वॉल्यूम उसको दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद बेरोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। पेशेंट पोजीशनिंग, कौन सा पोजीशन, लैंड पोजीशन में दे रहे हो या फिर सिटिंग पोजीशन में दे रहे हो, है ना। साइट ऑफ इंजेक्शन कहाँ है, T12 पे है, L5 पे है, L2 पे है, L1 पे है ना। और पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक, पेशेंट का क्या क्राइटेरिया है, फिजियोलॉजिकल और ये हिमोडायनेमिक स्टेटस क्या है, और स्पीड ऑफ इंजेक्शन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने बतलाया था बेरोसिटी, तो बेरोसिटी को हमने तीन पार्ट में बांट लिया है, हाइपोबारिक, हाइपरबारिक और आइसोबारिक। हाइपरबारिक क्या होता है,
तो हाइपरबारिक सॉल्यूशन आर मोस्ट ऑफन यूज इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये बेरोसिटी का जो कंसेप्ट है, तो बेरोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ग्रेविटी है किसका, CSF का, जो हमने कितना पढ़ा था एवरेज 1.004, आप लोग भूल गए होंगे मुझे पता है। और जो हाइपरबारिक सॉल्यूशन होगा वो इससे ज़्यादा बेरोसिटी का होगा, तो जहाँ पर भी हम देंगे वो वहीं पे ड्रग जो है हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल हमारा इजिली अचीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि as hyper sorry as hyperbaric solution tends to settle down, the level achieved by hyperbaric solution is governed by position of the patient during spinal anesthesia after injection till drug gets fixed the neuronal tissue, which normally takes 10 to 15 minutes for Xylocaine and 20 to 30 minutes for Bupivacaine। ये ड्रग्स के हिसाब से बतला रहा है। और हाइपोबारिक क्या होगा, यानी इससे CSF के स्पेसिफिक ग्रेविटी से इसका जो है वो कम है, कितना है, तो 1.00 मान लो 1 है ना, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब CSF के बराबर ही इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका होगा। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थेटिक ही ड्रग यूज करते हैं स्पाइनल के लिए भी। तो लिग्नोकेन कंसंट्रेशन तो 5% इन 7.5% डेक्सट्रोज। क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट है बुपिवाकेन। बुपिवाकेन कितना देंगे, तो 0.5% इन 8% डेक्सट्रोज। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0278 हो जाएगा। और नेक्स्ट है टेट्राकेन 1%, क्लोरोप्रोकेन 3%, लिवोबुपिवाकेन 0.5% और रोपिवाकेन 0.5 to 1%। तो ये रोपिवाकेन है, लिवोबुपिवाकेन, बुपिवाकेन और लिडोकेन, ये मोस्टली यूज ड्रग हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एनाविन, है ना, ये भी आप लोग अपने ओटी में, ये ब्रांड नेम है एनाविन। ठीक है, एनाविन हेवी या बुपिवाकेन हेवी जिसको आप बोलते हो, तो ये 0.5% सॉल्यूशन में आता है। तो आई होप ये स्पाइनल एनेस्थीसिया वाला लेक्चर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बने रहिए हम लोग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।